हमारा मेन कैरेक्टर ड्राइवर करीब 10 साल की सजा काटने के बाद आज रिलीज होने वाला होता है। जैसे ही पुलिस वाले उसे बाहर लेकर आते हैं, एक ऑफिसर उससे कहता है कि तुमने इतने साल यहाँ बिना किसी झंझट के काट दिए, उम्मीद है अब तुम अपनी पुरानी अंधेरी जिंदगी पीछे छोड़ दोगे। फिर ऑफिसर पूछता है कोई सवाल, और ड्राइवर का जवाब सीधा होता है, एग्जिट किधर है। यहीं से समझ आ जाता है कि ड्राइवर को किसी नई शुरुआत में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो बस बाहर निकलना चाहता है। जेल से निकलते ही ड्राइवर भागते हुए एक जंकयार्ड पहुंचता है। वहां कई टूटी फूटी गाड़ियां होती हैं, लेकिन एक कार एक कपड़े से ढकी हुई होती है। ड्राइवर वो कपड़ा हटाता है और पता चलता है कि वो गाड़ी पूरी तरह तैयार है। वो कार स्टार्ट करता है और बिना देर किए निकल पड़ता है। गाड़ी के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स, फोटोज और जरूरी सामान रखा होता है। ड्राइवर जैसे ही एक फोटो देखता है वो चुप हो जाता है, क्योंकि वो फोटो उसके भाई की होती है जो मारा जा चुका है। अब साफ हो जाता है कि ड्राइवर बाहर सिर्फ एक ही काम के लिए आया है, अपने भाई के कातिलों से बदला लेने। ड्राइवर अपनी कार सीधा बेकर्सफील्ड के एक ऑफिस के बाहर रोकता है, अंदर जाता है, एक आदमी को ढूंढता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। ऑफिस में हड़कंप मच जाता है, लोग चीखने लगते हैं। ये सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन ड्राइवर को फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है। केस की जिम्मेदारी एक महिला डिटेक्टिव और एक पुलिस ऑफिसर संभालते हैं। न्यूज चैनल पर भी खबर चलने लगती है कि बेकर्सफील्ड में एक आदमी मारा गया है और मर्डर करने वाला करीब 30 साल का लंबा आदमी था। हालांकि पुलिस मरने वाले का नाम छुपा लेती है। अब ड्राइवर एक और आदमी से मिलता है जिसने उसके लिए कार और हथियार वगैरह का इंतजाम किया था। ड्राइवर उसे पैसे देता है। वो आदमी पूछता है इतने पैसे तू जेल में रहते हुए कैसे जमा कर पाया। ड्राइवर सीधा कह देता है अपने काम से काम रख। अब वही आदमी लालच में ड्राइवर से ज्यादा पैसे मांगता है। जब ड्राइवर उससे अपने भाई के कातिलों की लिस्ट मांगता है, वो कहता है ये लिस्ट निकालने में मुझे 10 साल लग गए। ड्राइवर का पारा चढ़ जाता है और वो दबाव में आकर डर जाता है। आखिर में वो घबराकर ड्राइवर को पूरी लिस्ट दे देता है। उधर कहानी में एक नया खतरनाक कैरेक्टर एंट्री लेता है, किलर। शुरुआत में वो एकदम फिटनेस, एक्सरसाइज और ट्रेनिंग में दिखता है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड लिली होती है। किलर को चैलेंज पसंद होते हैं और उसी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है। तभी उसे एक कॉल आता है, कोई क्लाइंट उसे नया मिशन देता है। क्लाइंट घबराया हुआ होता है क्योंकि कोई उसे ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर रहा है। क्लाइंट कहता है जो भी है जल्दी करो, और फिर किलर के फोन में ड्राइवर की फोटो भेजी जाती है। मतलब अब किलर का टारगेट ड्राइवर है। अब ड्राइवर अपनी लिस्ट के हिसाब से आगे बढ़ता है। उसका अगला नाम होता है एक बूढ़ा आदमी, टाइसन। ड्राइवर उसकी बिल्डिंग के पास पहुंचकर कार रोकता है। उसी वक्त किलर भी वहां पहुंच जाता है और दूर से ड्राइवर को फॉलो करने लगता है। ड्राइवर अंदर जाता है और टाइसन को देखते ही बिना रुके उसे खत्म कर देता है। लेकिन जैसे ही ड्राइवर बाहर निकलता है, किलर उसे निशाना बनाने ही वाला होता है कि तभी एक छोटी बच्ची बीच में आ जाती है। ड्राइवर को खतरे का एहसास हो जाता है। वो बच्ची को साइड करके तुरंत जवाबी फायर करता है और तेजी से कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। किलर इस बार भी उसे पकड़ नहीं पाता। इधर पुलिस स्टेशन में महिला डिटेक्टिव एक पुरानी वीडियो निकालती है और उस ऑफिसर को दिखाती है। उस वीडियो में ड्राइवर के भाई को मारा जा रहा होता है। तब दोनों को ड्राइवर की पूरी बैक स्टोरी समझ आती है। उन्हें पता चलता है कि ड्राइवर पहले बैंक रॉबरी में शामिल था, लेकिन वो असल में एक गेटअवे ड्राइवर था। उसका भाई बैंक से पैसे लेकर उसी की कार में भागा था, लेकिन बाद में उन्हें एक दूसरी गैंग ने पकड़ लिया। वो लोग पैसे मांगते हैं। ड्राइवर अपने भाई को बचाने के लिए घबराकर सब बता देता है, लेकिन भाई उसे बार बार इशारे से मना करता रहता है कि कुछ मत बोल। फिर भी ड्राइवर बता देता है कि पैसे किचन के फ्लोर बोर्ड के नीचे छुपे हैं। फिर भी उन लोगों का दिल नहीं पसीजता। वो ड्राइवर के सामने ही उसके भाई का गला काट देते हैं। ड्राइवर चीखता रह जाता है और टाइसन उसे कैमरे के सामने स्माइल करने को कहता है, जैसे वो कोई खेल बना रहा हो। ड्राइवर वहीं गुस्से में कसम खा लेता है, मैं तुम सबको ढूंढ कर छोड़ूंगा नहीं। यानी अब ड्राइवर उन सब लोगों के पीछे पड़ा है जो उस वीडियो में थे, जिन्होंने उसका भाई छीना और उसे भी मारने की कोशिश की। और इसी बीच पुलिस को खबर मिलती है कि टाइसन भी मारा जा चुका है। जैसे ही पुलिस को खबर मिलती है, वो तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। वहां से ये बात सामने आती है कि दो लोगों के बीच फाइट हुई थी, एक ने फायरिंग भी की थी और उसके बाद दोनों गायब हो गए। अब अगला सीन दिखाया जाता है कि ड्राइवर एक मोटेल में पहुंच जाता है। वो टीवी पर न्यूज देख रहा होता है और उसी न्यूज में उसी मर्डर की खबर चल रही होती है जो उसने किया था। ड्राइवर चुपचाप सब देखता है और फिर अगली सुबह अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद वो एक महिला के घर के बाहर पहुंचता है। घर के अंदर वो महिला अपने बच्चे के साथ होती है। ये महिला ड्राइवर की पुरानी दोस्त रह चुकी होती है, मतलब लंबे समय से दोनों एक दूसरे को जानते थे। ड्राइवर गन लेकर अंदर जाता है और वहां उसे एक फोटो फ्रेम नजर आता है। तभी वो महिला आगे आकर वो फ्रेम उठाती है और गुस्से में ड्राइवर को थप्पड़ मार देती है। वो बोलती है तुम यहाँ क्यों आए हो और तुमने मुझे जेल मिलने से क्यों रोका था। फिर वो साफ कह देती है कि अब उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर नया रिश्ता बना लिया है। ये सुनकर ड्राइवर बिना कुछ बोले वहां से बाहर निकल जाता है। अंदर से वो टूट जरूर जाता है, लेकिन रुकता नहीं। अब ड्राइवर का अगला टारगेट होता है निक्सन, जो एक स्ट्रिप क्लब में रहता है। वही निक्सन वो इंसान होता है जिसने उस रात ड्राइवर के भाई गैरी को मारने में सबसे बड़ा रोल निभाया था। ड्राइवर सीधे क्लब पहुंचता है, लेकिन वहां एंट्री पर सख्त चेकिंग होती है, इसलिए वो गन अंदर नहीं ले जा सकता। वो अंदर जाता है और वहां से एक नुकीला टूल उठा लेता है, बिल्कुल स्क्रू ड्राइवर जैसा। फिर वो निक्सन तक पहुंच जाता है। निक्सन ड्राइवर को देखते ही बोलता है मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन असल में वो अंदर से डर चुका होता है। वो तुरंत चाकू निकालकर ड्राइवर पर हमला करने की कोशिश करता है। दोनों में तगड़ी फाइट होती है। कुछ देर बाद ड्राइवर उस टूल से निक्सन को घायल कर देता है और वहां से निकल जाता है। निक्सन की हालत खराब होती है, लेकिन वो पूरी तरह खत्म नहीं होता। लोग उसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। अब अगले दिन एक साथ कई लोग अपने अपने मिशन पर निकल चुके होते हैं। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ किलर और तीसरी तरफ ड्राइवर। स्लेट अपने पार्टनर सिसेरो को कॉल करता है और वो उसे बताती है कि निक्सन पर हमला हो चुका है और वो अस्पताल में भर्ती है। स्लेट को समझ आ जाता है कि ड्राइवर वहां जरूर आएगा, क्योंकि वो अपने टारगेट को अधूरा छोड़ने वाला नहीं है। उधर किलर को भी यही बात समझ आ जाती है। उसे लग जाता है कि अब ड्राइवर निक्सन को खत्म करने हॉस्पिटल जरूर जाएगा, इसलिए वो भी उसी तरफ निकल पड़ता है। और जैसा सोचा था वैसा ही होता है। ड्राइवर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और सीधा उस यूनिट में घुस जाता है जहां निक्सन की सर्जरी चल रही होती है। डॉक्टर और नर्स घबरा जाते हैं। ड्राइवर बिना रुके निक्सन को खत्म कर देता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है। हर तरफ भागदौड़ शुरू हो जाती है। स्लेट ड्राइवर का पीछा
करता है। दोनों बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं और वहां फायरिंग जैसी हालत बन जाती है। आखिर में ड्राइवर अपनी स्किल्स की वजह से स्लेट को गन पॉइंट पर ले लेता है। स्लेट डर कर घुटनों पर आ जाता है और आंखें बंद कर लेता है, लेकिन ड्राइवर उसकी पुलिस बैज देख लेता है और वो उसे छोड़ देता है, क्योंकि ड्राइवर के प्लान में पुलिस को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। ड्राइवर निकल जाता है और स्लेट जब आंख खोलता है तो सामने सिर्फ खाली जगह होती है। अब ड्राइवर तेज स्पीड में अपनी कार भगाता है, तभी पीछे से किलर भी उसका पीछा करने लग जाता है। दोनों की कारें तेज रफ्तार में दौड़ती हैं और माहौल पूरी तरह टेंशन वाला हो जाता है। कुछ देर बाद दोनों एक जगह पर रुकते हैं। ड्राइवर किलर की कार के टायर पर गोली मार देता है ताकि वो आगे ना जा सके, लेकिन उसी दौरान किलर की गोली ड्राइवर की गर्दन को छू जाती है और ड्राइवर की गर्दन से खून बहने लगता है। ड्राइवर फिर भी वहां से निकल जाता है। उधर किलर को कॉल आता है और कोई आदमी कहता है क्लाइंट चाहता है काम जल्दी पूरा हो और अगर तुम नहीं कर सकते तो इसे छोड़ दो। किलर गुस्से में कहता है मैं खुद खत्म करूंगा उसे। अब ड्राइवर घायल हालत में अपनी मां के घर पहुंचता है। वो घर में जाकर अपने पिता को ढूंढता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पिता को 3 से 4 साल पहले मौत आ चुकी है। ड्राइवर की मां उसकी हालत देखकर तुरंत उसकी गर्दन का जख्म सिलने लगती है। वो पूछती है जेल से कब बाहर आया? ड्राइवर बोलता है 2 दिन हुए हैं। फिर एक इमोशनल सीन आता है। ड्राइवर की मां कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई पिता अपने बेटे को मरवाएगा? वो तुम्हारे भाई से बहुत प्यार करता था और तुम निर्दोष थे। मैं तुम्हें बचा नहीं पाई, मुझे माफ कर दे। वो रोने लगती है। ड्राइवर भी अंदर से टूट जाता है और कहता है वो मेरा भाई था, वही था जो मेरा ख्याल रखता था। मां पूछती है उसने तुम्हें सब में क्यों घसीटा, तुम क्यों शामिल हुए? ड्राइवर बताता है कि उस दिन उसके भाई का असली ड्राइवर नहीं आया था तो उसने खुद गाड़ी चला दी। गैरी गलत लोगों से पैसे ले चुका था, उस पर दबाव था और उसे मदद चाहिए थी। अगले दिन ड्राइवर अपनी कार सड़क किनारे रोकता है और रेडियो ऑन करता है। रेडियो पर एक इंसान बोल रहा होता है नफरत एक ऐसी जंजीर है जो इंसान की गर्दन में बंध जाती है। ये तुम्हें वहां ले जाती है जहां तुम जाना नहीं चाहते। ये तुम्हें अंधेरे और अकेलेपन में खींचती है और आखिर में इंसान को खुद ही खत्म कर देती है। इससे बाहर निकलना जरूरी है। ये आवाज होती है इवेंजलिस्ट अलेक्जेंडर की। ड्राइवर ये सुनते सुनते उसी जगह पहुंच जाता है जहां अलेक्जेंडर अपना प्रवचन दे रहा होता है। जैसे ही अलेक्जेंडर की नजर ड्राइवर पर पड़ती है वो उसे पहचान जाता है। अब ड्राइवर उसे अकेले में बात करने के लिए बाहर बुलाता है। वहां अलेक्जेंडर धीरे धीरे सच बताने लगता है। वो कहता है कि उस रात वो बस दरवाजे पर खड़ा था जब गैरी को मारा गया था और जैसे ही उन्होंने उस लड़के को नुकसान पहुंचाया अलेक्जेंडर चीख पड़ा था नो, क्योंकि वो उस सीन को रोकना चाहता था लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। वो अंदर ही अंदर इस बात से टूट चुका था। अब वो खुद को बदल चुका था। उसने अपना पुराना रास्ता छोड़ दिया था और अपनी जिंदगी सही दिशा में लगा दी थी। अलेक्जेंडर ड्राइवर से कहता है मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर दर्द है, लेकिन नफरत तुम्हें अंदर से खा जाएगी। भगवान माफ करना सिखाता है। ड्राइवर गुस्से में कहता है तेरा प्रवचन खत्म हो गया, मैं माफ नहीं कर सकता। अलेक्जेंडर रोते हुए उससे माफी मांगता रहता है, लेकिन ड्राइवर का गुस्सा कम नहीं होता। फिर ड्राइवर आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखता है और अचानक अपनी गन निकालकर फायर करता है, लेकिन वो गोली अलेक्जेंडर को नहीं लगती, वो हवा में चलाई जाती है। ड्राइवर अलेक्जेंडर को छोड़ देता है और बस इतना बोलता है जा अपने परिवार के पास लौट जा। यानी ये पहला इंसान होता है जिसे ड्राइवर जीने देता है। ड्राइवर वापस चर्च के अंदर आता है, अपने भाई की फोटो देखता है और फोटो के पास अपनी पिस्टल रख देता है, जैसे वो आखिरी बार खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन तभी कुछ देर बाद किलर वहां पहुंच जाता है और ड्राइवर पर गन तान देता है। वो ड्राइवर से कहता है मैं कई दिनों से तुम्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम मेरे खिलाफ एक कदम भी नहीं उठा रहे। ऐसा लग रहा है जैसे तुम इसे खेल समझ रहे हो। ड्राइवर पूछता है तू चाहता क्या है? किलर कहता है प्रोफेशनल रिस्पेक्ट, गन उठाओ और अपनी स्किल दिखाओ। मैं तुम्हें बराबरी में हराना चाहता हूं। लेकिन ड्राइवर इनकार कर देता है, वो लड़ना नहीं चाहता। किलर ड्राइवर की गन उठाता है और उसे खत्म करने ही वाला होता है, तभी वो एक और बड़ा खुलासा करता है जिसने मुझे तुम्हें मारने के लिए हायर किया है वो अभी जिंदा है। तुम बस लिस्ट पूरी कर रहे हो, लेकिन असली गेम अभी बाकी है। इतने में चर्च के बाहर से कॉप वहां पहुंच जाता है। वो अंदर आते ही किलर पर गन तान कर बोलता है गन नीचे रख, एक कदम भी हिला तो यहीं खत्म कर दूंगा। किलर अपनी गन कुर्सी पर रख देता है, लेकिन उसी पल कॉप अचानक ड्राइवर के सिर पर गोली चला देता है। किलर वहीं हैरान रह जाता है। किलर कॉप से बोलता है रुक, तू ही वो बंदा है जिसने मुझे ड्राइवर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था? कॉप बोलता है हाँ, क्योंकि जब तू इसे नहीं मार पाया तो मुझे लगा ये मुझे मार देगा, मैं फंस गया था। किलर कहता है लेकिन तू तो इसकी लिस्ट में था ही नहीं। कॉप जवाब देता है मुझे पता है, हॉस्पिटल में इसका मौका था, फिर भी इसने मुझे छोड़ा था, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता था। फिर कॉप ये भी बता देता है कि जो जानकारी बाहर जा रही थी वो उसकी पत्नी के जरिए आ रही थी, जो पहले गैरी को जानती थी और उसी ने कई चीजें कॉप तक पहुंचाई थी। अब किलर का काम खत्म हो चुका होता है। कॉप उसे पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन किलर साफ मना कर देता है। वो बोलता है आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना, और किलर वहां से निकल जाता है। उधर डिटेक्टिव सिसेरो ड्राइवर की लिस्ट दोबारा देख रही होती है। तभी उसे झटका लगता है क्योंकि उस लिस्ट में कॉप की फोटो भी होती है। वो हैरान हो जाती है और तुरंत अपने स्टाफ को बोलती है ये केस पलटना मत, अभी कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ कॉप अपने घर फोन करके बोलता है सब खत्म हो गया, मैं केस क्लोज कर रहा हूँ, अब बस घर आ रहा हूँ। लेकिन तभी पीछे से ड्राइवर खुद कॉप को गोली मार देता है। कॉप की सांस अटक जाती है। वो मरते हुए पूछता है तू जिंदा कैसे है? और ड्राइवर उसे अपने सिर के पीछे लगी मेटल प्लेट दिखाता है। असल में गोली वहां लगी थी जहां पहले से प्लेट थी, इसलिए ड्राइवर बच गया था। कॉप टूट कर बोलता है मैंने खुद अपना नरक बना लिया, और फिर ड्राइवर उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। जब डिटेक्टिव सिसेरो वहां पहुंचती है तो उसे कॉप की लाश मिलती है। अब वो समझ जाती है कि पूरी सच्चाई क्या थी, लेकिन वो ये केस पलटती नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी लगने लगता है कि जो हुआ वो खुद कॉप की वजह से हुआ। अब ड्राइवर ने अपने भाई के लिए बदला पूरा कर लिया होता है। अलेक्जेंडर को उसने छोड़ दिया क्योंकि वो बदल चुका था और माफी मांग चुका था। आखिर में ड्राइवर समंदर किनारे जाता है और अपने भाई की राख पानी में बहा देता है, और दूसरी तरफ अलेक्जेंडर फिर से लोगों को माफी और सही रास्ते का संदेश दे रहा
होता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।